देखिए, जब लेखनी की बात होती है तो मैं जब मैट्रिक में पढ़ रहा था उससे पहले ही मैंने किताब की रचना कर दी थी। इस इंसान को अगर कोई चैलेंज अगर एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं हो तो वो दुनिया में कुछ भी कर नहीं पाता है। तो बिस्मिल्लाह खां पर मैं किताब पर काम करने लगा। मुझे नहीं समझ में आता था कि किताबों की रचना कैसे की जाती है जी। लेकिन बहुत टफ काम था। लेकिन मुझे लगा कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। संजोग बस एक बार फिर एक चैनल में नौकरी करने लगा। वहाँ से फिर मैंने बात की और मुझे प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने मुझे बुलाया और किताब को पब्लिश किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किताब छपने के साथ आज 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बेस्ट सेलर बुक में शामिल है। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। वो सिलसिला चल पड़ा तो ठोकरी इंसान को हमेशा महान बनाने में पूरी कोशिश करती है। सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब कोई इंसान कुछ करने का ठान ले तो उसके जेहन में ये बैठ जाता है कि हम उन चीजों को करें जो लोगों से थोड़ा अलग हो। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जैसा नाम वैसा काम, चेहरे पर हर वक्त मुस्कान। ऐसे प्रतिभा के धनी इंसान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आज हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे क्योंकि लेखनी के क्षेत्र में उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप एक लेखक हैं, पत्रकार हैं और उसके बाद समाज सेवा में भी आपकी काफी रुचि रही है। तो इस सबके बीच सामंजस्य जो है वो कैसे बैठाते हैं आप? देखिए, इन तीनों के बीच सामंजस्य की जहाँ तक बात होती है तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन तीनों का जो जुड़ा होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से समाज सेवा, पत्रकारिता, लेखनी। पत्रकार भी है तो लिखना पड़ता है, लेखक है तो लिखना ही है। और समाज के लिए कुछ करने की तो हम अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को वो दशा दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों पर जब बात करेंगे आप तो एक राइटर के नाते, एक पत्रकार के नाते समाज की हर परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं हम। और वाकिफ होने का मतलब होता है कि हम अच्छी तरह से इसको काम को कर पाते हैं। जी सर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी है और काफ़ी आपको लोकप्रियता मिली है। उसके बारे में बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कितनी आपको इससे लोकप्रियता मिली, पहचान मिली, इसके बारे में कुछ। देखिए, जब लेखनी की बात होती है तो मैं जब मैट्रिक में पढ़ रहा था उससे पहले ही मैंने किताब की रचना कर दी थी। जी। कभी किसी ने हंसा था कि किताब हर किसी के बस की चीज़ है, एक आर्टिकल किसी के बस की चीज़ है। मुझे ये बात चुभ गई थी और हर इंसान को चुभनी भी चाहिए। जिस इंसान को अगर कोई चैलेंज अगर एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं हो तो वो दुनिया में कुछ भी कर नहीं पाता है। उस समय मेरे दिमाग में आया कि इन्होंने एक आर्टिकल बोला है, मैं पूरी किताब लिख के दिखाऊंगा। तब मैं बिस्मिल्लाह खां के बर्थ प्लेस से था। मेरे पिताजी जो कि फिल्म उस ज़माने में बाजे सानाई हमारा बनाए थे और बिस्मिल्लाह खां को मैंने बहुत करीब से देखा, समझा था। तो उन्होंने कहा कि एक किताब की रचना कर डालो जो इतना तुमको लगता है। तो बिस्मिल्लाह खां पर मैं किताब पर काम करने लगा। मुझे नहीं समझ में आता था कि किताबों की रचना कैसे की जाती है जी। लेकिन बहुत टफ काम था। लेकिन मुझे लगा कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है और मैंने काम करना शुरू किया। किताब लिखने के 10 साल बाद तक दिल्ली के गलियों में घूमता रहा। बड़े बड़े प्रकाशन में, किसी का नाम तो नहीं पकड़ना चाहूँगा, बड़े बड़े प्रकाशन में गया। सबने कभी किसी ने गाल छू के छोटे बच्चे हो, जाओ पढ़ो लिखो, इस तरह के काम क्या कर रहे हो। मैं वापस वहाँ से लौट आया। संजोग बस एक बार फिर एक चैनल में नौकरी करने लगा। वहाँ से फिर मैंने बात की और मुझे प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने मुझे बुलाया और किताब को पब्लिश किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किताब छपने के साथ आज 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बेस्ट सेलर बुक में शामिल है। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। आज उस किताब पर रिसर्च हो रहा है। उसी किताब की वजह से मुझे इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ इस साल 2022 में और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी उसमें चर्चाएं जारी हैं। हो सकता है कि वो भी इस साल मिल ही जाए। तो वो सिलसिला चल पड़ा तो ठोकरी इंसान को हमेशा महान बनाने में पूरी कोशिश करती हैं। और उसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हुआ। अभी पिछले साल मैंने एक गज़ल की किताब भी लॉन्च कराया, जज्बात।
अभी एक और किताब आ रही है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, जिसका मैंने 2018 में नाटक भी करवाया था। नाटक के लिए नाटक भी मैंने लिखा था। तो काफी अभी 40 वर्षों के रिकॉर्ड को, बिहार के 40 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ा था, क्योंकि अब हिस्टोरिकल नाटक कोई लिखना नहीं चाहता है। हमने लिखने की कोशिश की और वो सुपर डुपर रहा। इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए कि कहाँ से आपको ऐसी किताबों की लिखने की इंस्पिरेशन मिलती है और आपके जहन में ऐसा क्या आया, किससे ज़्यादा प्रभावित हुए, उसके बाद आपने ये लिखना शुरू किया? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब कोई इंसान कुछ करने का ठान ले तो उसके जहन में ये बैठ जाता है कि हम उन चीज़ों को करें जो लोगों से थोड़ा अलग हो। लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, नहीं मिलता कुछ भी। मैंने वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा नाम दिया। लोगों को सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन प्रेम की परिभाषा सिर्फ एक लड़का और लड़की का प्रेम करना ही नहीं होता, बल्कि देश प्रेम भी होता है, अपनी जनता से भी प्रेम होता है। तो वीर कुंवर सिंह के पूरे कैरेक्टर को हमने उस रूप में पेश किया है, समझने की जरूरत है। बिस्मिल्लाह खान पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने काम करने की कोशिश की, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का चूंकि मैं उनके बर्थ प्लेस से ताल्लुकात रखता हूं और बर्थ प्लेस से ताल्लुकात रखने के बाद मैंने उन पर जो काम किया, जो करीने से काम किया, वो पूरी दुनिया में रिसर्च का विषय है। आज मुझे उन्हीं की बदौलत पूरी दुनिया जानती है कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव एक राइटर है और बिस्मिल्लाह खान पर इन्होंने रिसर्च किया। तो ये सिलसिला जारी है जी। तो आगे किन किन भाषाओं में आपने लिखी है और क्या आपने सोचा है आगे इसको और बेहतर करने? देखिए, भाषा की बात आप करते हैं तो भाषा के विकास में भी एक पॉइंट मेरा जुड़ता है कि जो हमारे गांव में लोक परंपरा की गीत गाई जाती हैं, जैसे भोजपुरी में सोहर होता है, खिलौना होता है, फिर आपको मांगलिक गीत होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो वैरायटी होते हैं गीत के, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे जी। लेकिन मैं इन चीज़ों को उस समय पकड़ा था जब मैं छोटा था। मैं अपनी दीदी लोग के साथ उसमें करता क्या था कि जब कोई गाने के लिए बैठता था तो मैं कागज कलम लेके बैठता था और नोट करते करते मैं अब तक 1500 गीतों को कलेक्ट कर चुका हूं जो भोजपुरी भाषा में, जो विलुप्त के कगार पे हैं। तो ये एक भाषा के विकास पर भी काम हो गया और दूसरा ये भी हो गया कि हमने एक अलग तरीके से काम किया। भोजपुरी को एक नया आयाम दिया आपने। और मैंने सुना है कि आप मधुबनी पेंटिंग में भी बहुत कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? मिथिला पेंटिंग एक बार पटना में कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने भाग ले लिया। लोगों ने पहले कहा कि ये तो उनको तो जानकारी है नहीं, फिर हमने कहा कि ठीक है। तो मैं घर में पेंटिंग शुरू से करता रहा, तो पेंटिंग करने की आदत रही, तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होता है, उसमें कंसंट्रेट होकर आदमी कोई भी काम करता है, बैठने की क्षमता हो जाती है जी। तो हमने मिथिला पेंटिंग बनाया और पटना जिला में फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। फिर उसके बाद स्टेट अवार्ड भी मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने चूँकि मेरे लगाव की वजह से मैं गया मधुबनी के वोराटी, जितवारपुर, जो मिथिलांचल का मिथिला पेंटिंग का मूल माना जाता है, या यूँ कहें कि गोदावरी दत्ता, मासूदरी देवी, इन सीता देवी, इन सभी लोगों से मैंने मुलाकात की। लगा कि नहीं, कुछ किया जा सकता है। फिर समय समय पर रास्ते बदलते गए, फिर लेखनी में आके पूरी तरह से। लेकिन एक लेखक, एक पत्रकार और उसके बाद फिर समाज सेवा की जिम्मेदारी और उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, मतलब कैसे कैसे मैनेज करते हैं आप इन सब चीज़ों को? क्योंकि आज के डेट में भी आप कार्यरत है, उसके बाद आपका ये लेखनी का कार्य, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, समाज सेवा, इतना कुछ में बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा आपने। जब भी मैं कभी इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरे से एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, उसके बाद फिर लिखना कैसे कर पाओगे आप? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि 24 घंटे का दिन और रात होता है। 12 घंटा, 8 घंटा मुझे लिखने के ड्यूटी मिलेंगे और 1 घंटा आने जाने का 10 घंटा, बचा मेरे पास 14 घंटा। 14 घंटे में 8 घंटा सोने या अदर काम के लिए 6 घंटा, तो 2-4 घंटा भी तो मेरे लिए बचेगा ना। उस 2-4 घंटे में अगर 1 घंटा मैं लिखने पर लगा दूं, 1 घंटा लोगों के साथ अपनी दोस्ती निभाने में लगा दूं, तो भी मेरे पास सफिशिएंट है। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है वो कभी भी किसी भी चीज़ को सक्सेस नहीं कर सकता है। वाकई बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने सुना है कि आपने कुरानों में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन किया, उसके बारे में कुछ? कुरान के बारे में परिवर्तन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कुरान अभी आपने सुना, उसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 24-25 सालों से रोज़ा रखता हूँ जी। तो मैं आपको ये नवरात्रा भी करता हूँ, छठ भी करता हूँ, और रोज़ा में पिछले 24-25 सालों से लगातार करता आ रहा हूँ। तो मेरे जेहन में एक बात आई कि कुरान को मैंने देखा कि कहीं भी भोजपुरी में नहीं है।
मैंने पहले भी कहा आपसे कि भाषा के विकास के लिए भी मैं काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस पे काम करना चाहिए। मुझे नेम पेम से कोई मतलब नहीं, काम कर रहा हूँ, आज न कल दुनिया पहचानेगी जी। तो कुरान को भोजपुरी में लिखना मैंने शुरू किया, कई बंदिशें आई, कई लोगों ने समझाया, मुझे भी पता है कि करोड़ों लोगों की ये आस्था का प्रतीक है जी। तो मैं बहुत संभल के उस पर काम करता हूँ और कुछ दिन और लगेंगे अभी, और कुरान भोजपुरी में होगी, दुनिया की पहली पुस्तक होगी कुरान, धार्मिक पुस्तक में कुरान भोजपुरी में पहली हमारी। तो कैसे आपने सोचा कि कुरान को भोजपुरी में लेकर आए? इस मैंने पहले बोला ना कि जब कभी भी इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं अलग करने के लिए, अगर कोई भी इंसान अलग हट के काम नहीं करे तो उसकी पहचान नहीं बन सकती है। आसमान में बहुत सारे तारे हैं लेकिन सूरज और चंद्रमा को ही लोग क्यों पहचानते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों की ही पहचान है। उसी तरह से जो धीरे धीरे चलता है वो शिखर पर पहुंचकर वापस आने में उसे वक्त लगता है, लेकिन जो जिंदगी में शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं पहुंच तो जाते हैं लेकिन कुछ पल के लिए बाकी उनका नामो निशान मिट जाता है। तो कभी भी शॉर्टकट के रास्ते मत चलिए। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसे चीज़ें आपके साथ इस दौर में आप जब गुजरे हो और उसके बाद ऐसे कोई बाधाएं आई हो, ऐसे कोई वाक्य आपको याद हो, तो उसके बारे में कुछ? जी, मीडिया हाउस में जब मैं पहली बार आया तो मेरा कोई नहीं था जी। लोगों के पास रोज जाता था, लोगों से मिलता था, लोग मुझे आश्वासन देते थे, भगा देते थे। अखबार की दुनिया में लंबे समय तक काम किया, बड़ी हस्तियों के साथ काम किया, लेकिन एक फैक्टर जो काम किया उसमें मुझे लगा कि अलग तरीके से काम करना होगा। और मैं इसी पटना में कई रात भूखे सोया हूँ, कई रात क्या अधिकांशतः रात को भूख लगती थी तो तौलिया से पेट बांध के सो जाता था, जब खाने का लेट आवर में भूख लग जाती थी, जबकि मैं चैनल में काम करता था। लेकिन जब भी कोई मांगा कि मेरे पास पैसे नहीं, या फिर घर गया तो पैसा दे के चलाया, फिर मेरी जेब में कुछ नहीं बचता था। और आज की तरह उस समय, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले पटना में उतनी होटलें नहीं थी, बहुत सस्ती नहीं थी। और यह आप मीडिया हाउस में जानते ही किस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो नमक पानी भी घोल के रात में पी के काम चल जाता था। और वो दिन भी मुझे याद है कि जब लोगों ने रूम छोड़ दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं थे, मैंने घर में कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पास ये चीज़ है। तो फ्रीज का जो डब्बा होता है वो आप जिसमें पैक करके आता है, उसको बिछाकर और फटे हुए कंबल को ओढ़ के भी सो के मैंने पटना में बिताया है। और मुझे ये लगता था कि मैं कामयाबी के शिखर पर जाऊंगा। इसलिए मैं अपने बारे में बता दूं कि जब मैं ये सब करता था तो मैं गरीबी कैसी होती है उन चीज़ों को फील किया, मजबूरियां इंसान की क्या होती है उसको मैंने फील किया, नज़दीक से महसूस किया। बीमार पड़ता था तो लोग कहते थे जाड़े के दिन क्या खांसी हो जाती है, अरे उनको क्या पता कि ये तो जमीन पर सो के आया है, इनको क्या पता कि रात को चैनल में ग्रीन रूम में जाके चुपके से सो जाता था, वो भी एक ग्रीन रूम का जमीन पे बिछाया उसी का टुकड़ा ओढ़ के सो जाता था, किसी को क्या पता है। वो दिन मैंने देखे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो लोगों ने कहा था कि देखते हैं कितना दिन जाकर टिकते हैं। और वो मैंने मेरे जहन में हमेशा आज तक मेरे जीवन में है कि टिकने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर आया तो लगातार मैं, जो भी मेरे से जूनियर रहे, जो लोग भी आए मेरे पास, मैंने कभी उनका पैर नहीं खींचा, मैं सबको सपोर्ट करता गया। उसके अलावा मैंने कई कॉलेजों में पटना में पढ़ाया जर्नलिज्म पढ़ाने के दरमियान मुझे हार्ट में पेन होने लगा तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने जितने लोगों को पढ़ाया, मैं नाम क्या बताऊं, बहुत लोगों को प्रमोट किया, बहुत लोगों को जगह पे पहुंचाया, और मुझे खुशी होती है कि आज वो उस जगह पे हैं, कभी जलन नहीं होती। वाकई एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर आप उभरे। लेकिन कैसा लगता है उस दौर के सिचुएशन को देखने के बाद, और आज जब सारी तस्वीरें बिल्कुल बदल गई है, कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है कि एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है? एक बार की बात मुझे याद है, मेरी दीदी पटना आई थी और मैं ऑफिस में था, रूम पे गई तो देखा कि चावल रखा हुआ था, उसमें से गंध आ रही थी, गर्मी का दिन था, मुझे भूख लगी थी, मैं आया, उस चावल को धो के उसमें नमक डाल के खाने लगा। मेरी दीदी रोने लगी। आज भी मुझे वो वाकया याद है और आज भी मेरे आंख भर आते हैं। उसने कहा कि तुम इतना कष्ट से रहते हो,
हम बोले कि अरे ये तो जीवन का एक पार्ट है, कष्ट कहाँ होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। और जो इंसान स्ट्रगल करता है निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि सफलता के शिखर पर होता है। और मैं हर एक इंसान को कहूँगा कि दुनिया में कोई किसी का हो ना हो, वो स्वयं का बने और स्वयं के लिए करे। दुनिया से छुपा सकता है। मेरे ऊपर लोगों ने ये भी कमेंट किया कि आप साइंस के स्टूडेंट हो और लिटरेचर इतनी अच्छी, आप कोशिश करो ना। 90% राइटर जो मिलेंगे मैडम, उसमें राइटर जो हैं साइंस के ही स्टूडेंट मिलेंगे। मैं फिजिक्स में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा, मैं जर्नलिज्म में टॉपर रहा, और उसके बाद इस जगह पे आके मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है। और आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस जहाँ से जाने से पहले इंसान को कीर्ति जिस तरह से खड़ा करके जाना होता है, मैं खड़ा करके ही जाऊँगा। जी बिल्कुल, हमारी ये शुभकामना रहेगी कि आप जिस तरह से लेखनी में इस तरह से नाम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी नई चीज़ें, नया आविष्कार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से आपको सम्मानित किया जा रहा है, अभी हाल फिलहाल एक्सीलेंस अवार्ड जो आपको मिले, उससे पहले भी जो भी अवार्ड्स मिले, तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं कि अब इसके आगे क्या करना है? देखिए, मैं अवार्ड के पीछे भागता नहीं, क्योंकि अवार्ड आज के ज़माने में बहुत मायने नहीं रखता। मुझे लगता है, लेकिन उपलब्धि की अगर जो बात की जाए, जैसे आपने कहा कि कठिनाइयां जो है उसको पार करने के बाद अपने आप पहचान मिल जाती है। आप सोच सकते हो कि जब किसी इंसान को अगर किसी अचीवमेंट पर उसे नवाजा जाता है तो कितनी खुशी मिलती होगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि कठिनाइयां हमने झेली, और मतलब इतने शिद्दत से मेहनत करो कि आपकी मेहनत जो है वो एक बार अपनी आवाज बुलंद करे और लोगों के जहन तक वो पहचान बने। तो आपने क्या सोचा है कि आप अब कौन सा नया बुक लेकर आ रहे हैं और उसकी थीम क्या होगी? मेरे पास 2-3 किताबें हैं, जिसमें एक किताब है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, जो धूम मचाएगी। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 2-3, एक मुंबई से, एक चेन्नई से 2 टीमें आ चुकी हैं जो मेरे से फिल्म बनाने के लिए मांग रही हैं। मैंने कहा कि पब्लिश होने के बाद ही मैं दे पाऊंगा, क्योंकि किताब में जब लिखता हूँ तो मैं उसमें गाने भी लिखता हूँ साथ साथ। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। एक स्क्रीन प्ले डायलॉग लोगों को लिखना पड़ता है, मेरी किताब में स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखा होता है ऑलरेडी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी उसके अलावा मेरे पास SIS सिक्योरिटीज के मालिक जो हैं RK सिन्हा साहब, उनकी बायोग्राफी चल रही है। एक है तो मेरे फादर के लाइफ पर डेली पैसेंजर, वो भी लगभग मैं काम कर चुका हूँ। और एक अब्दुल बारी जी का नाम सुना होगा, फर्स्ट लेबर लीडर ऑफ बिहार, जिनकी हत्या हो गई थी फतुहा के पास, और जमशेदपुर टाटा में पहले लेबर लीडर हुआ करते थे। तो उन पर भी मेरी 400 पेज की किताब कंप्लीट हो गई। फिर एक और किताब पे बहुत ज़्यादा काम कर चुका। लॉकडाउन किताब जो मैंने आपको बताया, अभी लॉकडाउन किताब मैंने वो दिया। लॉकडाउन में मुझे लिखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। वो मज़ा इस बात को लेके आया कि पूरे इंसान, एक जो हमारे समाज में महिला और पुरुष को लेके जो भेद बने हुए हैं, उस पर मुझे लगा कि मैंने उसका मूल जो रखा है, उस मूल का ये है कि एक महिला और पुरुष का डिफरेंसेस मैंने किया कि किस तरह से इनका क्या होता है। जैसे एक पुरुष को 20 दिन, 22 दिन, 2 महीने, 4 महीने घर में रहना पड़ गया, तो वो कांप उठे कि लॉकडाउन क्या होता है। अरे साहब, इसे सीख लेने की जरूरत है कि महिलाएं तो पूरी जिंदगी लॉकडाउन में गुजार देती हैं, घर के दहलीज के बाहर कदम रखने से परहेज करती हैं। 90% उनकी जिंदगी घर की दहलीजों में बीत जाती है। उनसे सबक लेने की जरूरत है, उनके पेशेंस से सबक लेने की जरूरत है। तो वाकई एक सही राइटर की अगर पहचान और मिसाल कही जाए तो वो इनमें कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि जिस लॉकडाउन में लोगों ने छुट्टियां मनाई, जिस लॉकडाउन को लोगों ने ऐसे ही गवा दिया, ऐसे में वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि एक राइटर जो है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, वो हर वक्त ऑन रहती है और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तो उसको इन्होंने बखूबी कहीं ना कहीं जाहिर किया है, क्योंकि जिस लॉकडाउन में लोग बंद थे और अपने सारे कामों को कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे, वहाँ पे भी इनकी किताबें जो है, लिखने की जो कला है वो जारी थी, और इन्होंने लॉकडाउन जैसी किताबें लिख डाली। और क्या कुछ घर में ऐसे माहौल बने और किस तरह महिलाओं के दर्द को इन्होंने बखूबी बयां किया है। मैं शुरू से ये मेरा रहा है कि मैं महसूस करता हूँ, एक लड़की को यदि घर से बाहर जाना होता है तो उस पर कई सवाल उठते हैं। एक बहन के रूप में मैंने देखा, बहन को जाना है कहीं तो थोड़ा सा जाके लेते जाओ।
एक माँ के रूप में देखा तो उनके ऊपर जो घर में होते हैं अनुशासन होते हैं कि ये नहीं करना है, घर का बच्चा बन गया तो माँ की तारीफ, पूरे बिगड़ गया तो माँ की बुराई हो रही है जी। तो इसमें हर रूप में औरत को मैंने, लड़की को मैंने देखा, उस रूप को मैंने महसूस किया और मैंने लिखने की कोशिश की। मैं ज़्यादातर लिखता हूँ जैसे समाज में जो आखिरी पायदान पे खड़े हैं जी, उनके ऊपर के कोई उन पे काम नहीं कर रहा है तो उन पे काम करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपने किन्नरों का कुछ देखा होगा, सुना जी, होगा। बिल्कुल। मैंने किन्नरों के साथ जिया है। मेरा डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स पर मैं काम करने का आदी हो चुका हूँ। मैं किन्नरों पे जानने के लिए चंडीगढ़, बनारस, कलकत्ता, फिर आपको चेन्नई, फिर कर्नाटका में कई जगहों पे मैं जाके उनके बारे में जानने की कोशिश किया। और किन्नर जो होते हैं उनका लाइफ बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत टिपिकल है। एक इंसान हो के भी वो इंसान के रूप में नहीं जी पाते हैं। वो लोगों को पता भी होगा कि किन्नर के दो पार्ट होते हैं। एक किन्नर का मतलब एक किन्नर जो पुरुष, किंतु नर यानी नर में जो होते हैं वो किन्नर, और किंतु नारी, किन्नर और किन्नारी दो होते हैं। बात वही है नर और नारी, लेकिन की लग गया तो किन्नर में किन्नर और किन्नारी में महिला। तो ये सब सब्जेक्ट पे काम किया मैंने, लेकिन अभी तक उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया हूँ। सब मैंने इकट्ठा तो उनकी बारीकियों को अपने बखूबी समझा है। नक्सलवाद पे काम करने के लिए जमुई के जंगल में, रांची के आउट ऑफ ये एरिया में जाकर, गया के जंगलों में मैंने जाके देखा कि नक्सलियों के साथ किस तरह से उनके साथ में रहा। एक नक्सली ने मेरे से पूछा था कि डर नहीं लगता? हम बोले कि लाइफ जितना दिन का होगा उतना दिन तो जीना ही है, आप कर भी क्या सकते हैं, मार दीजिएगा गोली। लेकिन आप बताइए कि आप जो ये रास्ते को चुने, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश किया। रियली कोई शौक से गुंडा, मवाली, क्रिमिनल कुछ भी नहीं बनता, कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि सही रास्ते को नहीं आपने चरितार्थ कर दिया कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कभी, कुछ ऐसी वाली बात। और दूसरा कि इतनी बारीकियों से समझना वाकई, क्योंकि जब आप किसी चीज पर लिखते हैं, गहन चिंतन अध्ययन करते हैं, तो उनकी बारीकियों में जाना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप फिर वो निकाल नहीं पाते हैं। तो इस सब चीजों को बखूबी आपने निभाया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सारी चीजें आपने इतना कुछ संभाला है, आपने कहा कि सही मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्रेय की बात करेंगे तो कई लोग परोक्ष और कई लोग अपरोक्ष रूप में होते हैं। कई लोग सामने होते हैं, कई लोग पर्दे के पीछे होते हैं जी। तो ये कह पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जनरली मैं जब शुरू में काम करना शुरू किया तो मैं अपने पापा को पहला ये मानता हूँ गुरु, जिनकी वजह से मैं काम कर पाया। और बाद में जो आफ्टर मैरिज कहेंगे तो मेरी मैडम के अलावा मेरी बेटी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जी। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि पर्दे के पीछे कई लोग मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि आपको यहाँ तक जाना होगा, ऐसे करना होगा। तो उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं कि आप कर सकते हो, आपको गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना है, आप ये कर सकते हैं, आप में वो है। तो ये चीज़ें थोड़ा बल देती हैं, और बल ही नहीं देती, कामयाबी तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जी। तो वाकई आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, समाज सेवा की बात हो या फिर आपने अपनी लेखनी से अपनी एक अलग पहचान बनाई हो, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, समाज में एक अलग पहचान बनाई है, तो वाकई इससे ये नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में हर किसी का सपना होता है कि इसके बाद मेरा अगला स्टेप ये होगा और उसके बाद अगला स्टेप हो। तो गिनीज बुक वाली बात कहीं से गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार उन बारीकियों पर काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला बीर कुंवर सिंह की किताब, आप विश्वमल्ला खां के बहुत अजीज में से रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी किताबें और ऐसी चीज़ों पर मंथन करना अब शायद लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, और उसको आप आगे निकाल रहे हैं, उन बारीकियों को समझने के बाद उस पर लिख रहे हैं। तो वाकई एक
एक नया मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। तो ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि वाकई हम खुद ये चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचे, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसी तरह अपने दर्शकों के लिए कुछ कुछ नया लाते रहें, क्योंकि आपने कहा है कि आने वाली मेरी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो लोगों के बीच एक अलग छाप छोड़ेंगी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शकों को? ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक बार मुझे एक डायलॉग याद है एक फिल्म की कि दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो समझो कि जिंदा हो तुम। और एक बात दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी वर्ग के हों जी, उन्हें सपने हर इंसान को देखना चाहिए। सपना, लोग कहते हैं कि सपने टूटते हैं, नहीं, मेरा मानना है कि सपने हमेशा बंद आंखों से देखे गए सपने टूट जाते हैं, मगर खुली आंखों से देखे गए सपने हमेशा सच होते हैं, क्योंकि वो कभी झुठलाया नहीं जा सकता, खुद को देखता है इंसान। इसलिए सपने देखिए, लेकिन उसको साकार करने की पूरी शिद्दत से लग जाइए, कामयाबी एक न एक दिन आपको मिल ही जाएगी। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या हंसते हैं, इसकी परवाह मत कीजिए, बस आगे की तरफ देखिए। जो पीछे मुड़ता है आगे जाके एक्सीडेंट कर जाता है, इसलिए हमेशा आगे देखिए, आँख कान नाक खुला रखेंगे। जिंदगी में सफलता कोई हस्ती नहीं कि आपको रोक दे। जी, तो ये थे हमारे साथ मुरली मनोहर श्रीवास्तव, और इनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्सों के बारे में हमने जाना, और फिर हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे जब इनकी किताबें आएंगी और क्या कुछ उसमें रहेगा खास, और किस तरह से वो लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, इससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप तो जुड़े रहें NBC 24 के साथ।